हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड रहते हैं, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हमने इसी चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने इसके सभी फॉर्मुले, सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया है। तो वो पूरा लेक्चर भी आप एक बार जाकर के जरूर चेक कीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को समझने में। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग करें सबसे पहले यहाँ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन से, तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक यहाँ पर लेकर के चलेंगे वो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ से आपके पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम अगर नजर डालें तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर का जो काम है वो सर्किट में क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का काम है सिर्फ और सिर्फ करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। तो या तो ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ करंट, तो या तो ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अदरवाइज इसका काम क्या होता है, इसका दूसरा काम होता है यहां पर करंट की डायरेक्शन बताने का। तो दो काम है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के, एक है इसका काम डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने का, और दूसरा काम क्या हो गया हमारे पास, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा कि इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि आपकी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इसी के साथ आपसे पूछा गया होता है एमीटर के बारे में, तो देखिए एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट को प्रॉपरली मेजर करने के काम आता है, जो कि आपको ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का करंट आपकी सर्किट में प्रेजेंट है। गैल्वेनोमीटर भी मेजर कर सकता है, बट बहुत छोटे अमाउंट का करंट ही मेजर कर सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है, वोल्ट मीटर का आपके पास जो फंक्शन है, वोल्ट मीटर का काम है ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट। ठीक है, जिस भी सर्किट के अक्रॉस या किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया होगा, तो ये वहां पर क्या करेगा, ये वहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके बताएगा। और एक खास चीज, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जो वोल्ट मीटर लगा रहे, वोल्ट मीटर सर्किट में रजिस्टर के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ये लगाया जाता है हमेशा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जब भी हम सर्किट में यूज करेंगे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अब ये क्वेश्चन आपके पास ईयर 2019 आउटसाइड दिल्ली बोर्ड है, मींस ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं, उसको हम लोग अलॉय से क्यों बना रहे हैं रादर देन चूजिंग अ प्योर मेटल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपके पास रेजिस्टिविटी को लेकर के। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू अलॉयज। अगर अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो एज कंपेयर टू मेटल्स, जो आपके पास अलॉयज की रेजिस्टिविटी है वो 40 to 60 टाइम्स ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो अलॉयज की ज्यादा है, इसलिए हम लोग जितने भी हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं वो अलॉयज के बनाते हैं रादर देन चूजिंग अ प्योर मेटल। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर बी लो और हाई। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। आप एक चीज समझिए कि वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस नापना है ना, वो करंट नापना तो नहीं चाहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर को करंट की अमाउंट मिले ही ना, कि करंट तो वहां पर जीरो जाए। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस क्या चाहिए होगी, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है, किसी भी आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। लो हो जाएगी ना, जितनी हम रेजिस्टेंस लो कर देंगे, करंट उतना ज्यादा जाएगा आपके डिवाइस को। तो वोल्टमीटर को हम लोग चाहते हैं, वोल्टमीटर को करंट बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए बना है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है और वो आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं बता पाएगा सर्किट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट a इन अ स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट a इज गिवन एज v। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ q एंड v। तो ये आपसे कुछ नहीं किया है, ये आपसे इन्होंने सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही होती थी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क डन किया आपने किसी चार्ज q को मूव करने में इन्फिनिटी से लेकर के एक ऐसे पॉइंट तक जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट रहेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम लोगों का एक लास्ट वीडियो था इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे।
और अब जो आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारे पास 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास सीबीएसई 2019 का है, आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 डिवाइस दे रखे हैं, एक आपको एमीटर दे रखा है और दूसरा आपके पास यहाँ पर वोल्ट मीटर है। अब इस एमीटर एंड वोल्ट मीटर में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर्स एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। देखिए अगर लीस्ट काउंट की बात करी गई है, ये लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लीस्ट काउंट के लिए आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है एमीटर का वो कितना आएगा। देखिए एमीटर का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आपके पास ये जो मीटर की रीडिंग दे रखी है ना, दोनों रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रीडिंग्स कितना है, ये 100 मिली एम्पेयर से फिर 200 मिली एम्पेयर फिर 300 जा रहा है, मतलब रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो 100 का है। और उन रीडिंग्स के बीच में आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डिवीजन दे रखे हैं कितने, ये टोटल 10 डिवीजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 100 को डिवाइड कर दें 10 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका 10 मिली एम्पेयर। तो जो एमीटर है, इस एमीटर का लीस्ट काउंट है यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर। अब क्या सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं वोल्ट मीटर का। अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकाले वोल्ट मीटर का, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स है उसमें डिफरेंस कितने का है। पहले 1 है, फिर 2 वोल्ट है, फिर 3 वोल्ट है, मतलब डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का है। और टोटल डिविजन्स कितने बने हुए हैं यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1 वोल्ट। तो 10 मिली एम्पेयर यहाँ पर लीस्ट काउंट है एमीटर का, और उसी के साथ 0.1 वोल्ट जो है वो आपके पास लीस्ट काउंट हो जाएगा वोल्ट मीटर का। फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है अगर हम लोग ओम्स लॉ से निकालें, तो इसका जो पार्ट भी है उसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V बाय आई के। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज की रीडिंग इन्होंने कितनी दे रखी है, नियरली ये जो वोल्टेज की रीडिंग है यहाँ पर ये आ रही है 2.4, और 2.4 भी आ रही है वोल्ट में। और आपके पास जो करंट है 200 से लेकर के 300, मतलब 250 बिल्कुल बीच में, ये 250 मिली एम्पेयर है। लेकिन ये तो मिली एम्पेयर है ना, मिली एम्पेयर को हम लोग किस में लेकर के आएंगे यहाँ पर एम्पेयर में, तभी हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा तब आपके पास ओम में। तो इस 250 को आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा यहाँ पर 10 की पावर -3 से। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगी, जो कि आपके पास आंसर देगी ओम में। तो यहाँ पर खास चीज जो ध्यान देने वाली वो थी कि हमने करंट की जो वैल्यू रखी 250, उसको एम्पेयर में रखा, उसको मिली एम्पेयर में नहीं रखेंगे, तभी वो जाकर के ओम जो यूनिट है वो आपके पास बनाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहे हैं कि वाइल स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ ऑन द करंट आई पासिंग थ्रू इट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। A student took 5 readings for different values of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line passing through the origin. What does the straight line signify? Write the method of determining resistance of resistor using the graph. अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो इस स्टूडेंट ने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से उसके पास एक स्ट्रेट लाइन निकल करके आई, ये आपको किस बारे में बताती है। तो पहले तो हम लोग ये ग्राफ को प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आपको किस बारे में बता रही है। देखिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं करंट को यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज को। अब उन्होंने बोला कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये क्या सिग्निफाई करती है, ये आपको इस बारे में बता रही है कि जो V है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है, करंट भी तो वैसे वैसे ही बढ़ रहा है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ ही आगे जा रहे हैं। कोई कर्व यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि मैं बोलूं आपके पास कोई ऐसा यहाँ पर कर्व निकल करके आ गया या कोई ऐसा डाउनसाइड वाला कर्व निकल करके आ गया, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन ने आपको बता दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जो कि क्या हुआ करता था, ओम्स लॉ। यही आपके पास ओम्स लॉ है। तो बेसिकली वो आपसे ओम्स लॉ पूछ रहे हैं, लेकिन ग्राफ से पूछा गया है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि इसने स्टूडेंट्स ने 5 रीडिंग यहाँ पर नोट करी V और I की, जिसके बेसिस पे उसने ग्राफ प्लॉट करके आपको दे दिया होगा। ठीक है, ये होंगी हमारे पास वो रीडिंग्स। अब आपसे कह रहे हैं कि आप हमें वो मेथड बता दो कि हम लोग इसकी क्या फाइंड आउट कर सके, हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो जो स्लोप है VI ग्राफ का, ये किसके बारे में बताता था। अगर आप VI ग्राफ के स्लोप की बात करोगे तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ये यहां पर आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। और स्लोप फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं यहाँ पर tan थीटा। tan थीटा को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकाले तो उसके लिए पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल आपके पास वो थीटा है। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट करूँ यहाँ से, तो एक वैल्यू आपके पास V की है, एक वैल्यू I की है।
इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम लोग ट्राइंगल OAB। अगर आप यहां से tan थीटा फाइंड आउट करते तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, जिसको हम स्लोप कहते हैं, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर यहां पर AB है और बेस क्या है इसका OB, और AB का मतलब है वो करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू, और OB किसकी वैल्यू रही होगी, I के इसके करस्पॉन्डिंग, जो कि आपको बताएगा I। तो आप देख सकते हैं जैसे V इक्वल्स टू IR होता था वैसे R इक्वल्स टू V बाय होना चाहिए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर ग्राफ से निकाल करके बताएंगे। चलिए इसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको एक VI ग्राफ दे रखा है, और ये जो VI ग्राफ है आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ इन्होंने पहले से बना करके दे रखा है, इसमें कुछ वैल्यूज आपको दिख रही हैं कि मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक वैल्यू मार्क कर सकते हैं V पर भी और I पर भी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किस बारे में बताएगा। देखिए अभी ये जो ग्राफ है इसमें थोड़ी सी जो कमी है वो ये है कि अगर हम इस डॉट से इसको जोड़े तो ये 0.1 पे नहीं गिर रही, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0.1 है। तो मैं पॉइंट A की बात करता हूं, ठीक है। हम इस पॉइंट A की अगर बात करें, इस पॉइंट A के लिए क्या होगा, अभी हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। VI ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बारे में बताएगा, रेजिस्टेंस के बारे में। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये आपको रेजिस्टेंस बता रहा है। तो एक काम करते हैं, जरा रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, पॉइंट A पर ये जो निकल करके आएगा, पॉइंट A पर हमारे पास कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना आएगा यहां से यहां तक, जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास 0.4 है, और इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा ये 0.1, ठीक है। ये हो गई इसके लिए बेस की वैल्यू विच इज 0.1, और परपेंडिकुलर आप कहां से निकालेंगे वो आपको बता देगा ये जो y एक्सिस है विच इज 0.4। तो पॉइंट A के लिए हमारा जो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से वो निकल करके आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.1 विच इज 4, ठीक है। तो पॉइंट जो A है, पॉइंट A ने बताया कि ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है। फिर इसी के बाद अगर हम इसका एक दूसरे पॉइंट की बात करें जिसको हम ले सकते हैं कि पॉइंट B, अगर पॉइंट B पे आप देखोगे तो पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग में इसकी वैल्यूज मार्क कर देता हूं। देखो मैं फिर से वही चीज बता देता हूं, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना हुआ है। तो पॉइंट B के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो 0.2 और 0.8 है, मतलब y एक्सिस पर उसने 0.8 शो करा और x एक्सिस पर उसने 0.2 शो करा। अगर हम पॉइंट B की बात करें, एट पॉइंट B पर क्या हो रहा है, अगर हम यहां से स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो स्लोप क्या होता था आपके पास, इस ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 0.8 और इसके बेस की वैल्यू आ रही है 0.2। तो यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो अब ये जो दोनों बार आपके पास आंसर 4 आ रहे हैं विच इज 4 ओम, ये इसकी रेजिस्टेंस आप देखिए कि रेजिस्टेंस यहां पर क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। ऐसा कब हो सकता है, इफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही क्या होता था आपके पास ओम्स लॉ। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है या जो करंट है, करंट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, मीन्स ये ग्राफ कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर लिखा है ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ, कि अगर आपको ऐसा ग्राफ चाहिए तो आप उसके लिए कैसा सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना करके देंगे। देखिए सर्किट डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो सर्किट डायग्राम में क्या है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर किया तो उसके लिए हमें वोल्टमीटर लगा होगा, और अगर आपने यहाँ पर करंट मेजर किया तो उसके लिए हमें लगी होगी एमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लगी होगी बैटरी, और बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हमारे पास एमीटर। फिर इससे हम लोगों ने रेजिस्टेंस कनेक्ट की है जो कि नाइक्रोम की है, और इसके अक्रॉस हम लोग पैरेलल में लगाएंगे यहाँ पर वोल्टमीटर, और उसके साथ इसको क्लोज कर देंगे सर्किट को। तो टोटल जो इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं। रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम की नाइक्रोम वायर की। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अभी फाइंड आउट नहीं करी है वो है आपके पास की टोटल अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है। देखिए अगर हम टोटल अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ पे एंड किया हुआ है अपने वाई एक्सिस को 2 पे। तो इसका मतलब ये जो आपके पास सोर्स है ये कितनी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रहा है आपके सर्किट में, 2 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटली इस क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन आपके पास CBSE 2020 में पूछा गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे जस्ट पहले वाला अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास 2018 का क्वेश्चन है। ये दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली बोर्ड दोनों से पूछा गया था। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा है कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। तो पहली बात तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को आपके पास इफेक्ट करेंगे, जो कि
इन द शेप ऑफ अ वायर है। अब पहली बात तो कि वायर की शेप कैसी होती है, वायर की शेप आपको याद रखनी, सिलिंड्रिकल हम लोग लेकर के चलते हैं। वायर का शेप कैसा होता है हमारे पास, सिलिंड्रिकल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा वायर, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक इसी को अगर मैं वायर समझूं तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और ये लेंथ वाइज इसको हम लोग लेते हैं, इसका जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो ये हो गया हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते थे, तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर हुआ करता था यहाँ पर वो हुआ करता था लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ वाला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता था रेजिस्टेंस को वो होता था एरिया, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी कम निकल करके आएगी। और थर्ड फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता था वो होता था आपके पास टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर के भी। और लास्ट फैक्टर होता है हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि जितने भी आपके पास कंडक्टर्स हैं हर एक कंडक्टर की अपनी खुद की रेजिस्टेंस होगी। अगर आप ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर देते हो, मींस मैं कहता हूं आप 3 अलग अलग मटेरियल यहाँ पर लेकर के आए, उनका लेंथ सेम है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और इवन आपने इसको मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर कंडीशन है वो भी आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट रखी है, तो बस अब वो फिर एक लास्ट फैक्टर पे डिपेंड करेगा जिसका नाम होता है नेचर ऑफ मटेरियल। फिर पूछ रहे हैं वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। तो ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट के पास आपका जो आंसर है वो रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि जो आपके पास मेटल है, मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम टू एटम मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस निकल करके आती है मेटल्स के लिए। जो आपके पास बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये कंडक्टर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि उसको कंडक्टर बनाता है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज एक पहले क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग डिवाइसेस हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको वहां पर हीटिंग इफेक्ट देखने को मिले करंट का, वो भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो जो रजिस्टिविटी है अलॉयज की रजिस्टिविटी बहुत हाई है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, और रजिस्टिविटी जितनी हाई रहती है वहां पर हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिवाइस में करंट कम जा रहा होता है और वो उस पर्टिकुलर करंट को रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, और रेजिस्टेंस का क्या होता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज दिस। तो पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता था। देखिए अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो R इक्वल्स टू ρL/A, जहां पर रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। अब आपको सभी वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, तो अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस जिस वायर की फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है। किलोमीटर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट नहीं होती है, मतलब लेंथ की ऐसा यूनिट नहीं होती है, तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। इसको हम मीटर में पुट करेंगे, और जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो ये जो 2 × 10⁻⁻² है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप 1 सेंटीमीटर में देखोगे तो वहां कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने हो गए 10⁻⁻², और सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा हुआ है मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² × 10⁻² करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, जो कि निकल करके आएगा 2 × 10⁻⁻6। तो रेजिस्टिविटी जो आपके पास है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं 1.623 × 10⁻⁸। लेंथ में हम लोग पुट करेंगे 1000 मीटर, और जो आपके पास इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2 × 10⁻⁻6। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा जो कि ओम में रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन में गिवन है अ वायर ऑफ गिवन लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो किसी वायर की बात कर रहे हैं और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है आपको वो गिवन है कि ये 4 ओम है, तो मैं पहली रेजिस्टेंस इसकी लिख देता हूं 4 ओम। फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो जो दोनों वायर्स इनका मटेरियल सेम है, लेकिन इस वायर की जो लेंथ है वो L/2 है, और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास 2A है। तो अगर हम लोग पहले वाले वायर की बात करें, पहले वाले वायर की अगर मैंने रेजिस्टेंस R1 ली है तो इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं L1 को L ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A ले लेते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस हम लोगों को बतानी है कि ये कितनी होगी,
और इसकी लेंथ आपको L/2 गिवन है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके पास गिवन है वो ट्वाइस ऑफ ए है। अब अगर ये दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, इसका मतलब अगर आप ρ1 की वैल्यू यहाँ पे रो लोगे तो यहाँ पे आपको ρ2 की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, रो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे R इक्वल्स टू रो L/A। और अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρ1 L1/A1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ρ2 L2/A2। एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से जो आंसर है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो फाइंड आउट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो R1/R2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ρ1 की जगह हम लोग पुट करेंगे, ρ1 की वैल्यू रो है, L1 की वैल्यू L है, A1 को हम लोग A लेंगे और उसके साथ यहाँ पे भी रो, फिर L2 की वैल्यू L/2 है और उसके साथ जो A2 दे रखा है आपको, A2 दे रखा है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए। तो सभी चीजें जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो R1/R2 इक्वल्स टू आ गया ये 4:1। अब जहां पर आपके पास R1 की वैल्यू दे रखी है 4, R2 इक्वल्स टू 4/1, तो R2 भी आपके पास आ गई यहां से, विच इज 1 ओम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जहां पे R1 4 ओम थी वहीं पे आपके पास R2 कितनी आ रही है, 1 ओम आ रही है। फिर इसके आगे चलते हैं कि स्टेटमेंट आपको दी है, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। तो आपसे 1 ओम की डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं कि 1 ओम क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग R की वैल्यू की बात करें, R की वैल्यू होती है V/I। अगर मैं ये मान लूँ ये 1 वोल्ट है और करंट आपके पास 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस भी कितनी आएगी, 1 ओम। तो इट मीन्स व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम का मतलब है व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर connected across a potential difference of 1 volt। तो उस वक्त इस वायर की या इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, हम लोगों के पास यहाँ पर 1 ओम हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन डज नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज। देखिए, पूछ रहे हैं कि जो कॉर्ड होती है हीटिंग इलेक्ट्रिक ओवन की, वो यहाँ पर ग्लो नहीं करती, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन की जो हीटिंग रॉड है वो किसकी बनी हुई होती है, हमारे पास नाइक्रोम की बनी हुई होती है। और जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम आपके पास एक अलॉय है। अब नाइक्रोम अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और हाई रेजिस्टिविटी के कारण यहाँ पर आपको जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी की वजह से वो क्या करता है, वो ग्लो करता है। जबकि उसकी जो कॉर्ड है, कॉर्ड आपके पास किसकी बनी हुई होगी, जो उसकी तार है, उस तार में आप नाइक्रोम थोड़ी लगाओगे, उस तार को तो या तो आप एल्यूमिनियम का बनाओगे या कॉपर का बनाओगे, क्योंकि उसके थ्रू तो आपको करंट यहाँ पर पास कराना है। तो वो ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज वो किसका बना हुआ है, कॉर्ड आपके पास बनी हुई होती है मेटल की, जो कि मेनली आपके पास कॉपर या एल्यूमिनियम रहते हैं, जिसको हम वायर पर्पज के लिए यूज करते हैं। और वाइल जो उसके हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट हैज 2 रेजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm। She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation which of the 2 resistors she would choose। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि ये जो स्टूडेंट है इसने पहला रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा रखा है। अब इस 4 ओम के साथ इसको एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है जो कि 2 ओम और 3 ओम में से इसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन 2 ओम और 3 ओम में से ये जिस भी रेजिस्टेंस को लगाए उसकी वजह से इस सर्किट को जो एंटायर करंट है ना वो एक्जैक्टली 9 एम्पियर का ही मिले। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करते हैं कि इसका हम लोग आंसर जो है वो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है कि आपको करंट की जो वैल्यू चाहिए, यहाँ पर करंट की वैल्यू आपको कितनी चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए आपको 9 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ पे 9 एम्पियर ही बनना चाहिए, जिसमें से एक रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब आपसे ये तो पूछ रहे हैं कि हम 4 ओम के साथ कितनी रेजिस्टेंस लगाएं जिससे कि यहाँ पर जो करंट है सर्किट को 9 एम्पियर मिले। तो पहले एक बार इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके देख लेते हैं V इक्वल्स टू IR से। अगर V इक्वल्स टू IR पे हम लोग चलें तो V की वैल्यू यहाँ पर 12 है, I की वैल्यू 9 है, तो रेजिस्टेंस कितनी निकल करके आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 12/9। तो ये आ गया आपके पास 4/3 ओम। तो इसका मतलब इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4/3 ओम है। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 4/3 ओम आप कैसे लाओगे, आप देखो, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इस वायर को आपने यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है जिसमें करंट आपने कैरी किया था। तो हम लोग जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट की, तो 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इक्वल्स टू 1/4
प्लस 1/R, ठीक है, दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आपके पास 1/R रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 में दे रखा है क्योंकि, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 और 1/4 प्लस 1/R। अब यहाँ से आपको जो 1/R है, इस 1/R की अगर हम लोग वैल्यू देखें, 1/R की वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 1/4, सो 1/R इक्वल्स टू 2/4, 1/2, तो R इक्वल्स टू 2 ओम। तो यहाँ पर हम कौन सी रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने वाले हैं वो है 2 ओम, तो ये 2 ओम इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी 132 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। इस क्वेश्चन में जो करंट है, करंट की वैल्यू आपको 5 एम्पियर चाहिए और जो आपको टोटल वोल्टेज चाहिए इस लाइन पर वो है 220 वोल्ट। तो कह रहे हैं कि हमें कितने 132 ओम के रेजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट करने चाहिए, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने। तो देखिए ये 2, 4, 10, 15 जो भी होंगे ये हम लोगों को बताना है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस है जो आपको बनानी है वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितनी है। अगर हम लोग V इक्वल्स टू IR लगाएं तो V इक्वल्स टू IR से आपको पता चलेगा कि R की वैल्यू जो है वो V/I होती है, और अगर हम लोग V/I को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 220/5। सो रेजिस्टेंस हो गई आपके पास टोटल 44 ओम। तो यहाँ पे आपको टोटल 44 ओम की रेजिस्टेंस बनानी है। अब ये जो टोटल 44 ओम की रेजिस्टेंस बनानी है कैसे बनेगी, 1/44 इक्वल्स टू 1/132 प्लस 1/132 प्लस 1/132, ऐसे ही करके बनाएंगे क्योंकि पैरेलल में आपने जितने भी 132 ओम लगा रखे होंगे, 132 ओम आपने कैसे लगाए होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 में उनकी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। आपने इसको मान लिया कि ये हमारे पास x है टोटल, या मैं बोलता हूं ये n तक जा रहे हैं। तो अगर 1/132 n टाइम्स जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा यहां पर n इंटू 1/132। सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 को 5 टाइम्स जोड़ू तो 5 आता है, 2 को 5 टाइम्स जोड़ू तो 10 आता है। जैसे 1 इंटू 5 5 है, 2 इंटू 5 10 है, 3 को भी 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 3 5 15। वैसे ही 1/132 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n इंटू 1/132। तो यहाँ से इसको अब डिवाइड करके देख लेते हैं कि आपके पास आंसर कितना आएगा। तो यहाँ से जो आंसर है n की वैल्यू हो गई आपके पास टोटल 3। तो हम लोगों को ऐसे 3 रजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में, तो जाकर के यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बनेगी आपके पास 44 ओम। तो कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थे, यहाँ पर 3 रजिस्टर्स रिक्वायर्ड थे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। अभी आपके पास 2018 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं और ईच रजिस्टर की जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको वो 9 ओम है। तो कह रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कनेक्ट करें कि जो टोटल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है ना वो 13.5 ओम बन जाए और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 6 ओम बन जाए। देखिए एक ही रेजिस्टेंस 9 ओम है, अगर मैं तीनों को सीरीज में लगा देता तो 9 + 9 + 9 27 होता है। तो ना पहले पार्ट में 27 है ना दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में जो आंसर है वो 13.5 है, तो 9 तो इंडिविजुअल की है, 9 से ज्यादा होता है ना 13.5। इसका मतलब यहां पर 2 तो पैरेलल में लगे रहे होंगे और एक सीरीज में। अगले में आंसर कितना हो गया 6 ओम। ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पर जब हम अगर ये 9 ओम के भी तीनों को भी कनेक्ट कर देते ना तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल करके आती है सर्किट की वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होती है। तो पहले पार्ट का अगर हम लोग आंसर दें तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा कि एक तो 9 ओम आप लगा दो इन 2 पैरेलल्स के साथ सीरीज में, तो ये हो गया आपके पास 9 ओम, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। अब हमें शो करना है कि हमने सही किया है या गलत किया है। देखिए अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल का है, तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/9 + 1/9 विच इज 2/9। तो ये रेजिस्टेंस टोटल कितनी आ गई 9/2, जो कि कितना होता है हमारे पास 4.5 ओम। और इसके साथ ये वाला 9 ओम सीरीज में लगा है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो गई 9 + 4.5। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 13.5 ओम। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, इन दोनों को तो पैरेलल में लगाया और इसके साथ एक 9 ओम लगा दिया सीरीज में। अगले वाले में आपको रेजिस्टेंस इतनी कम कर देनी है कि वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी नीचे पहुंच जाए, जो कि 6 ओम है। तो आप एक काम कीजिए, आप इन तीनों को ही पैरेलल में लगा दीजिए, ऐसा सिर्फ यहीं से हो सकता है। सो 9 ओम, सेकंड भी हमारे पास 9 ओम है और थर्ड भी आपके पास 9 ओम हो गया। तो अगर आप अब रेजिस्टेंस देखेंगे टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन की 1/9 + 1/9 + 1/9,
ये हो जाएगा आपके पास टोटल 3/9 और ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास निकल करके आ गई 3 ओम। अभी जो रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर 3 ओम निकल करके आ रही है, आपको आंसर तो 3 ओम नहीं चाहिए, आपको तो आंसर कितना चाहिए था 6 ओम। इसका मतलब है कि हम अगर तीनों को यहाँ पर पैरेलल में लगा रहे हैं तो 3 ओम आ रहा है, लेकिन आपको इससे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए ना वैल्यू। तो अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 2 पैरेलल 1 सीरीज यूज कर चुके हैं, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर 2 सीरीज और 1 पैरेलल यूज कर लेते हैं कॉम्बिनेशन और देखते हैं उससे 6 बनता है या नहीं। तो दूसरी चीज जो हम यहाँ पर ट्राई करके देख सकते थे, दूसरी चीज अगर हम लोग देखें ट्राई करके, तो वो ये रह सकती है कि अब मैं एक काम करता हूं, 2 को तो यहाँ पर सीरीज में लगा देता हूं और इसके साथ जो आप तीसरा 9 ओम लेकर के आ रहे हो उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो पैरेलल में। सो 9 ओम और अगला 9 ओम आ गया पैरेलल का। तो एक तो हो गई आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज की, वो तो 18 ओम आ रही है। और अगर मेरे को टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये जो पूरा आपके पास कनेक्शन है ये इसके साथ किस में है, ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी 1/18 प्लस 1/9। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 18, तो ये बन गया 1 + 2 3/18 जो कि आ गया 1/6। तो ये 1/r टोटल 1/6 आ रहा है। तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 6 ओम। तो 6 ओम इसका आंसर है। तो इसके लिए कौन सा कनेक्शन फिर आपके पास सही रहेगा, ये वाला, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। तो इसमें ये है हमारे पास पहला आंसर फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। ठीक है, ये वाला आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जब तक आप क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग ऐसे रट के नहीं जा सकते हैं कि आपको 2 सीरीज में जोड़ने एक पैरेलल में, आप वहां पर कंप्लीटली उसको मैथ्स लगा के कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपको ये कॉम्बिनेशन समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। फिर पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर व्हेन की इज क्लोज्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो कहना चाह रहे हैं कि वोल्टमीटर यहाँ पर क्या रीडिंग शो करेगा, एमीटर क्या रीडिंग शो करेगा जब ये सर्किट किस कंडीशन में होगी, अपनी क्लोज कंडीशन में, मतलब यहाँ पर जो करंट है वो रन कर रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको देखना है एक पहली रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है 5 ओम, उसके बाद R2 लगा है 8 ओम और एक R3 लगी हुई है 12 ओम। अब ये तीनों के तीनों तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 5 + 8 + 12 25 ओम। अगर हम लोग यहाँ से V = IR लगाएं तो V = IR से अब क्या निकाला जा सकता है, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर हम लोग इसमें करंट की वैल्यू निकालें तो करंट की वैल्यू बनेगी V/R। V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू आपके पास 25 है। तो यहाँ से आपका जो ये एमीटर है, एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, आपका एमीटर जो यहाँ पर रीडिंग शो करने वाला है वो हो जाएगी आपका 6/25। जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.24 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहले वाले पार्ट का आंसर। लेकिन अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, कह रहे वोल्टमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा। आप ध्यान दीजिए कि आपने जो वोल्टमीटर लगाया है ना, आपने वोल्टमीटर कहां पे लगा रखा है, आपने वोल्टमीटर लगा रखा है इस R3 के साथ 12 ओम, जबकि एमीटर कहां लगा था, एमीटर आपने लगाया हुआ था 5 ओम और 8 ओम वाले रेजिस्टेंस के बाद। देखिए आप एमीटर चाहे यहां पे लगाइए चाहे आप एमीटर यहां पर लगाइए, ये रीडिंग अपनी उतनी ही शो करेगा जितना सर्किट में करंट प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसके अगले पार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको वोल्टमीटर की रीडिंग शो करनी है। अब वोल्टमीटर आपने R3 के अक्रॉस यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो R3 के अक्रॉस आपको बस ये देखना है कि करंट कितना जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहां से आपके पास करंट एंटर किया है 0.24 एम्पियर, तो इस R3 को भी कितना करंट मिला होगा, 0.24 एम्पियर ही मिला होगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। तो अगर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगाए जहां पर R3 आपके पास 12 ओम की है, तो इसके अक्रॉस V की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम V' मान लेते हैं, और I तो इसको भी 0.24 एम्पियर ही मिल रहा है। सो V = IR होता है, I की वैल्यू है 0.24 × 12। अब 0.24 को हम वैसे ही सॉल्व करके लिख देते हैं जितना वो था 6/25, या अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.88 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है वो है 2.88 वोल्ट का। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके पास, इसमें गिवन है कि हम लोगों ने 2 लैंप्स जिनकी आपके पास पावर और वोल्टेज की वैल्यू 100 वॉट एंड 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, और दूसरा वाला 60 वॉट और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। इन दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। कैन यू फाइंड द करंट्स ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो आपको बताना है कि ये टोटल करंट यहाँ पे कितना विड्रॉ कर रहे होंगे।
सो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों ही बल्ब हैं ये आपकी सप्लाई वोल्टेज से कितना यहाँ पर करंट विड्रॉ कर रहे होंगे। अब अगर इसके पावर की बात करें हम लोग, जो पहली पावर है वो आपको गिवन है 100 वॉट और जो दूसरी पावर आपको गिवन है वो है आपके पास 60 वॉट। तो V1 की हम लोग बात कर लेते हैं, वो 220 वोल्ट है और V2 भी आपके पास 220 वोल्ट है। अब P इक्वल्स टू वी आई, आपके पास जो रिलेशन था P इक्वल्स टू वी आई वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग करंट की बात करें तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 इक्वल हो जाएगा P1 बाय V1 के। सो ये हो गया 100/220 विच इज 10/22 एम्पियर। तो ये तो हो गया आपका पहला करंट, जो कि पहला करंट आपका पहला बल्ब विड्रॉ करेगा। दूसरे वाले अगर हम करंट की बात करें I2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से P2/V2 और इस P2/V2 से अगर हम देखें तो ये आंसर आ जाएगा 60/220। तो यहां से आपके पास आंसर हो गया 3/11 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। तो आपको बस ये बताना था कि दोनों बल्ब इंडिविजुअली कितना करंट यहाँ पर विड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि टोटल करंट कितना अवेलेबल रहेगा वहां पर। तो दोनों के इंडिविजुअल हमसे पूछे गए थे, इसलिए हम लोगों ने वो इंडिविजुअली पावर के फॉर्मूले लगा करके निकाला। अदरवाइज आपको इनकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती, सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस आपको चाहिए होती और सप्लाई लाइन में V इक्वल्स टू IR लगा के तब हम लोग उसमें वहां पर करंट बताते। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सितंबर मंथ में यूज कर रहे हैं और उस वक्त 1 यूनिट जो बिजली का रेट था वो 6 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वॉट का 5 आवर्स डेली यूज हो रहा है और वो 1 यूनिट का जो गवर्नमेंट है वो आपसे 6 रुपीज यहां पर मांग रहे हैं। तो याद रहे 1 यूनिट का मतलब होता था किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर क्या थी, किलोवाट आवर होती थी आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे घरों में जो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर कंजम्पशन पे यहाँ पर कैलकुलेट होता है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट थी, किलोवाट आवर यहाँ पर कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। तो E जो कि एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, क्योंकि P इक्वल्स टू E/T तो E इक्वल्स टू P इंटू T। पावर यहां पर 1000 वॉट है बट टाइम आपको आवर्स में दे रखा है। याद रहे आपको टाइम सेकंड में पुट करना है क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड्स होती है। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 और एक 60 यहां पर आ गया। तो ये बन गया आपके पास 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। अगर हम लोग इसको किलोवाट आवर में लेकर के आए, क्योंकि अब आपको इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो किलोवाट आवर में बताना है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स हुआ करते थे हमारे पास, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स। तो ये चीज ऑलरेडी जूल में है, तो इसको अगर हम लोग किलोवाट आवर में लेकर के आएंगे तो आपको 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 से। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3.6 से अगर हम लोग 18 को कैंसिल करें तो ये 5 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कंजम्पशन हो रही है किलोवाट आवर में वो हो रही है 5 किलोवाट आवर। सीधी सी बात है, 1 यूनिट आपके पास जो 1 यूनिट का रेट है वो 6 रुपीज है, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर ना। तो आपके पास 5 यूनिट का रेट कितना हो जाएगा, तो आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन किया 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का आपके पास रेट हो गया 6 इंटू 5 विच इज 30। तो टोटल आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करेगी यहाँ पर वो 30 रुपीज कॉस्ट करेगी। अब इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन जो दूसरा पूछा उसमें पूछा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फॉर 400 वॉट फॉर 10 आवर्स डेली। तो पहली बात तो यहाँ पर जो पावर है वो पावर आपके पास कितनी है, पावर हमारे पास यहाँ पे टोटल 400 वॉट की है और इसको हम लोग कितनी देर चला रहे हैं, इसको हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर टोटल 10 घंटे के लिए। सो ये तो आ गया आपके पास 30 रुपीज। लेकिन ये जो 30 रुपीज आपके पास यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आई है ये तो सिर्फ एक दिन की होगी ना, क्योंकि आपने 5 घंटे के लिए चलाया अप्लायंस डेली और हमने अभी तो सिर्फ यहाँ पर टाइम को कितना पुट किया था 5 आवर्स। अब ऐसे ही करते हैं, अगर हम लोग इसे देखें मंथ ऑफ सितंबर की बात करें तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सितंबर जो मंथ है इसमें टोटल हमारे पास डेज कितने होते हैं। सो जो टोटल डेज होते हैं हमारे पास सितंबर में वो होते हैं यहाँ पर 30 डेज। तो अगर एक दिन का वो 30 रुपए मांग रहे हैं तो टोटल मंथ का हमारे पास कितना कॉस्ट आ गया यहाँ पर। सो टोटल कॉस्ट फॉर सितंबर मंथ इक्वल्स टू 30 रुपीज फॉर 30 डेज विच इज 900 रुपीज। तो ये 900 रुपीज तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसके चलाने के दे दिया, आपने 900 रुपीज दे दिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर चलाने के। लेकिन आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी तो चला रहे हैं। अब जरा रेफ्रिजरेटर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर हम लोग चला रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो बिल है ये कितना निकल करके आएगा। देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर था, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के लिए आपको यहाँ पर पावर दे रखी है
पावर की वैल्यू यहाँ पर 400 वॉट है और उसी के साथ इसको कितनी देर चला रहे हैं हम लोग, 10 आवर्स डेली चला रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी निकल करके आ जाएगी P इंटू टी, लेकिन फिर से आपको ध्यान रखना है कि हम लोग टाइम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर सेकंड में। सो 400 इंटू 10 आवर्स, तो 60 इंटू 60 कर देंगे, अभी आ गया आपके पास सेकंड में। तो टोटली हम लोगों के पास जो वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी 36 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, और ये आ गया आपके पास जूल में। लेकिन इसको तो हमें किलोवाट आवर में लेकर के आना है, तो किलोवाट आवर में हो जाएगा 4 इंटू 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, और डिवाइड कराएंगे इसे फिर से 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल से। अब ये आंसर आपके पास निकल करके आएगा एनर्जी का किलोवाट आवर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करके देखें सभी वैल्यूज़ को, तो 3.6 और ये 4 है, तो 3.6 से ये यहाँ पर कैंसिल होगा एग्जैक्टली 10 टाइम्स, तो ये वैल्यू भी हट गई। तो ये आ गया आपके पास 4 किलोवाट आवर। तो आप एक दिन में 4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो कॉस्ट कितनी आएगी पर डे की, आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, 6 रुपये आपसे ले रहे हैं, तो 4 किलोवाट आवर का कितना लेंगे, 24 रुपीज़ लेंगे। लेकिन जो कॉस्ट है फॉर फुल सितंबर मंथ, 30 डेज के लिए आपने इसको चलाया है, सितंबर मंथ में हमारे पास 30 डेज हैं, तो 24 इंटू 30 ये हो जाएंगे 720 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है टोटल कॉस्ट आपके पास निकल करके आएगी 900, तो आपने पहले ही दे दिए थे और 720 आपको और देने हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट बन गई यहाँ पर 1620 रुपीज़। तो 1620 हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी आपके पास वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट पे रेट किया है और इसकी पावर है आपके पास 100 वॉट। कह रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस हमें बताइए, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो पहले तो जो चीज उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछी है पहले उसी को लिख देते हैं। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, वी स्क्वायर बाय P। तो V की वैल्यू है 200, तो स्क्वायर है तो 200 इंटू 200 करेंगे और पावर हो गई यहाँ पर 100। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टोटल 400 ओम। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। अब यहाँ पर नवंबर मंथ की बात हो रही है कि पूरे नवंबर मंथ में आपने इसको चलाया, तो नवंबर में होते हैं हमारे पास 30 डेज। तो पहली बात तो यहाँ पर बल्ब है आपके पास टोटल 3, तो पहले तो एनर्जी निकालते हैं कि एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब, और इसको भी हम लोग फिर से किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट आवर में। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल्स टू P इंटू टी। पावर जो है बल्ब की पावर दे रखी है आपको 100 वॉट, और कितनी देर के लिए चलाया आपने से 10 आवर्स के लिए। पर सेकंड में लाने के लिए इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल, जिसको हम लोग किलोवाट आवर में लेकर के आएंगे। और किलोवाट आवर में लाने के लिए आपको इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 से। तो ये तो एग्जैक्टली आपके पास 1 किलोवाट आवर आ रहा है। लेकिन ये एनर्जी किसने कंज्यूम करी है, ये एनर्जी कंज्यूम करी है एक बल्ब ने। और अगर हमें 3 बल्ब चलाने हैं तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 बल्ब्स। तो 3 बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 3 बल्ब की अगर हमें कंजम्पशन निकालनी है आपको 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 1 किलोवाट आवर से। तो टोटल कंजम्पशन हो गई आपके पास 3 किलोवाट आवर। पर ये अभी भी हमारे पास पर डे की कंजम्पशन है, जहां पर एक दिन में इसके 10 घंटे चलाया। तो आपने से पूरा मंथ जब कंज्यूम किया होगा इस एनर्जी को, तो पूरा मंथ कंजम्पशन कितनी आएगी। तो टोटल कंजम्पशन फॉर नवंबर, अगर हम टोटल कंजम्पशन की बात करें तो टोटल कंजम्पशन आपके पास हो जाएगी 3 इंटू 30 विच इज 90 किलोवाट आवर। तो ये 90 किलोवाट आवर आप यहां पर कंज्यूम कर रहे हो, और जो रेट है वो है 6 रुपीज एंड 50 पैसा पर यूनिट। तो कॉस्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी है भाई, 1 किलोवाट आवर का आपसे 6.5 रुपए मांग रहे हैं, तो 90 किलोवाट आवर का कितना मांगेंगे, 6.50 की आप मल्टीप्लाई कर देना 90 से और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। इस क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वो R है, उसकी लेंथ L है और उसकी थिकनेस D और रेजिस्टिविटी R है। थिकनेस का मतलब ये है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास सर्कुलर होता है, तो ये आपको डायमीटर दे रखा है उन्होंने उसका, जो कि आपको बोला गया है कि उसका डायमीटर D है। कह रहे हैं कि इस कंडक्टर को ना हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ ईच ऑफ दीज पार्ट्स एंड वाई।
देखिए रजिस्टिविटी अगर आपसे पूछी जाए कि रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रजिस्टिविटी जो है वो अनचेंज रहेगी, वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे ना, अगर हम वायर को कट करते हैं तो उससे उसकी लेंथ पे इफेक्ट आता है। रजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफेक्ट नहीं करते थे, रजिस्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज इफेक्ट करती थी यहाँ पर, वो जो कि होता था नेचर ऑफ मटेरियल और एक होता था टेम्परेचर। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस केस में जो रजिस्टिविटी है वो अनचेंज रहेगी, वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। फिर इसके बाद इन चारों ही पार्ट्स को आपने क्या करा, आपने इसको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा और आपसे कह रहे हैं कि हमें टोटल रेजिस्टेंस बता दो कि कितनी होगी। देखिए अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होगा कि अगर आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा यहां से, तो आपके पास अब ये जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है, जैसे मैं इसकी टोटल लेंथ L बात करूं तो ये लेंथ कितनी हो गई L/4, अगली लेंथ भी L/4, L/4 और L/4। क्या इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई चेंज आएगा, मतलब क्या इनकी थिकनेस पर कोई चेंज आएगा? नहीं, थिकनेस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो उतनी ही रहेगी, जो इसकी थिकनेस है ये तो सेम रहेगी। बट जो आपके पास अब ये लेंथ यहां पर 1/4 हो गई है ईच पार्ट की, तो आपको रेजिस्टेंस भी पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकल करके आएगी। सो यहां पर जब हमने इस वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे कट किया, तो इससे क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है एक पार्ट की वो 1/4 हो गई ओरिजिनल के कंपैरिजन में। अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है ρL/A। तो यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो चेंज ही नहीं आया, ये तो अनचेंज है क्योंकि थिकनेस तो उतनी रहेगी, लेकिन लेंथ 1/4 हो गई। अगर लेंथ 1/4 हो गई तो ये रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो नई रेजिस्टेंस है R1 है वो ओरिजिनल का कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब R1, R2, R3, R4 सब बराबर है, तो ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और अगर आप इनको लगाते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4 हम लोग करेंगे। तो 1/R1, अब R1 की वैल्यू कितनी है, R/4, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R एंड प्लस 4/R, जो कि टोटल हो जाएगा आपके पास 16/R। तो फाइनल जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो निकल करके आ जाएगी R/16। इसका मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो ओरिजिनल का कितना हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी हो जाएगी। देखिए सीरीज के लिए आपको क्या करना है, सीरीज के लिए तो आप सीधा सीधा R1, R2, R3 और R4 को ऐड कर दीजिए। अगर हम R1, R2, R3, R4 को ऐड करते हैं, मतलब R/4 और R/4 और R/4, R/4, R/4 को आपको 4 बार ऐड करना है ना, तो वो ओरिजिनल उतनी हो जाएगी जितनी वो पहली थी, विच इज R ओम। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। आउट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स मेंशन्ड अबव इन द प्रीवियस पार्ट फॉर अ गिवन वोल्टेज व्हिच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एंड व्हाई। तो एक अच्छी चीज पूछी गई है कि आपके पास अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, पैरेलल वाला भी और सीरीज वाला भी, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास ज्यादा पावर कंज्यूम करते हुए दिखेगा। तो पावर को ये लोग रिलेट करना चाह रहे हैं किससे, रेजिस्टेंस से। अगर हम लोग पावर का फॉर्मुला देखें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, P यहाँ पर इक्वल होता है V²/R के। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पावर उतनी हाई हो जाएगी। तो आपको ये देखना है आपके पास रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में कम थी। रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम थी, जो कि ओरिजिनल का 1/16 हो गई थी। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए होंगे, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इससे आपके काफी यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप भी आगे जाकर के क्लास 10 CBSE का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कवर करेंगे अपने आगे आने वाले जो चैप्टर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जल्दी मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में।